क्या मध्य वर्गीय परिवार के लिए आभूषण आभूषण है या बेड़ियां? तो आज हम देखेंगे कि कैसे गहनों की चमक रिश्तों में उदासीनता और कसक पैदा करती है। एक हार कई गुनहगार। तो हेलो दोस्तों, राम राम सभी को और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लिटरेरी सुमी पे। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक और बुक रिव्यू लेकर के आई हूँ। जैसा कि आपने गेस कर ही लिया होगा, वो किताब है गबन। गबन एक महान साहित्यकार की रचना है जिसके बिना हिंदी साहित्य बिल्कुल ही अधूरा है। पहले हम इस किताब के ब्रीफ समरी के बारे में बात करेंगे। तो गबन जो है ये प्रेम, वासना, फरेब और दिखावटीपन और पश्चाताप का एक ऐसा मिश्रण है ना, जो अभी तक भी हमारे सोसाइटी का, हमारे समाज का पीछा नहीं छोड़ा है। तो आइए इसके पात्रों के बारे में बात करते। तो हमारा पहला पात्र है रमानाथ। रमानाथ जो है एक शौकीन किस्म का युवक था जिसे मौज मस्ती करना, दिखावटीपन और जिम्मेदारी का उसे कोई खास एहसास नहीं था और वो सुंदर और सजीला सा एक नवयुवक था। दूसरी पात्र है जल्पा। जल्पा जो एक बहुत ही सिंपल और सुंदर सी लड़की थी जिसको एक चंद्रहार की इच्छा बचपन से थी, उसके दिल में दबी हुई थी और वही इच्छा धीरे धीरे आगे चल के एक विकराल रूप ले लेती है और यही उसका बहुत बड़ा दोष होता है। तीसरा पात्र है रतन। रतन जो जल्पा की सहेली होती है और बिल्कुल उसी के उम्र की होती है, पर रतन की शादी एक वकील के साथ हो चुकी होती है जो कि बहुत वृद्ध होते हैं। चौथा पात्र है जोहरा। जोहरा जो एक वैश्या थी, बट उसका जो चरित्र था वो बहुत ही मानवतापूर्ण और प्रेरणादायक कह सकते हैं आप। मुंशी दयानाथ जो रामानाथ के पिता थे और रामेश्वरी देवी जो उनकी माता थी। तो आइए अब इस किताब की व्याख्या शुरू करते हैं। तो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है ना, जल्पा और रमानाथ, तो पूरी कहानी जो है ना इन्हीं दोनों के आसपास घूमती है। कहानी जब शुरू होती है ना, तो वहां पे जल्पा को दिखाया जाता है जो एक छोटी सी बच्ची होती है, बट उसका गहनों के प्रति जो प्रेम है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ही ज्यादा वो उसकी जो गहनों की इच्छा है ना, गहने पाने की जो इच्छा है वो बचपन से धीरे धीरे करके ना वो प्रबल होती जाती है। और जैसे उसकी शादी होती है, शादी होने के बाद उसकी जो इच्छा है वो और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। पर जब रमानाथ को ये पता चलता है कि जल्पा गहनों की शौकीन है, जल्पा को गहने बहुत पसंद है, तो अपनी नई नई पत्नी को खुश करने के लिए वो धीरे धीरे कर्ज लेता रहता है और उसे खुश करने के लिए गहने कर्ज पर लेकर उसे देता रहता है। और यहाँ जल्पा के मन में ये चल रहा था कि रमानाथ के पास तो बहुत पैसे हैं, तो वो उसे प्रेम पूर्वक ये भेंट कर रहा है। पर जब धीरे धीरे वो कर्ज के जाल में फंसने लगता है और उसे वो दलदल की तरह उसमें धंसता जाता है और वो उसे निकल नहीं पाता, तो अपने सरकारी दफ्तर के जो पैसे थे उसके ही पास, रामानाथ के पास ही जमा होते थे, तो वो उन पैसों को चुरा लेता है और इससे वो अपना कर्ज चुका देता है, क्योंकि जो कर्जदार था, जो गहने वाला था, वो रामानाथ को हमेशा परेशान करता था। अगले दिन जब वह ऑफिस गया तो वहां पे वो उन पैसों की खोज होने लगी। तो अचानक से अब वो उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया लोगों के सामने, अपने दफ्तर के बॉसेस के सामने। तो फिर ये हुआ ना कि वो कुछ देर का समय लेकर के और वो वहां से फरार हो गया। अब उसे पुलिस की चिंता सताने लगी कि कहीं दफ्तर के बड़े बाबू ने पुलिस में कंप्लेन कर दिया तो पुलिस उसे धर के ले जाएगी। तो वो इसी डर में वो किसी को नहीं बताता है और इसी डर में, ग्लानि में वह वहां से भाग जाता है। तो इसी को गबन कहा गया है कि उसने सरकारी पैसे का गबन कर लिया। तो कहानी के दूसरी ओर रतन रतन भी जो है ना वो कलकत्ते में थी, बट वो अपने पति का वहां पर इलाज करा रही थी क्योंकि वकील साहब बहुत ही ज्यादा वृद्ध हो चुके थे और वह धीरे धीरे बीमार भी पड़ रहे थे। तो वकील साहब की ना उसी वक्त मृत्यु हो जाती है। तो रतन भी इससे टूट जाती है और जल्पा की मदद मांगती है। और रतन के भी जो घर वाले हैं ना, वो रतन को बेदखल कर देते हैं वकील साहब की पूरी प्रॉपर्टी से। तो वो भी बेचारी बहुत बेसहारा और अकेले हो जाती है। और सेम टाइम पे जल्पा भी जो होती है ना वो बहुत ही ज्यादा अकेली पड़ जाती है, क्योंकि रमानाथ भी उसे बिना कुछ बताए छोड़कर चला गया था। रमानाथ जो है ना ट्रेन में एक व्यक्ति से मिला था जिसका नाम था देवदीन। तो वो उन्हीं के घर चला जाता है और उन्हीं के घर में वो एक वृद्ध
कपल थे, तो उन्हीं के घर में उनके बेटे की तरह रहने लगता है, उनके साथ मिलकर काम करता है, उनका काम में हाथ बटाता है और उनके लिए कुछ व्यवसाय भी करने की कोशिश करता है और घर पे कुछ पैसे भी लेकर के आता है। एक दिन ऐसे ही वो कहीं मार्केट में जा रहा था, घूम रहा था, तो उसकी नज़र पुलिस पर पड़ी और उसे ऐसा महसूस हुआ कि पुलिस उसको उसका पीछा कर रही है। वह उस मेले में तेजी से भागने लगा वहां पे, तो पुलिस को कुछ शक होता है, वो पुलिस भी उसके पीछे भागती है। तो उसे कुछ और शक था और पुलिस को कुछ और, किसी और की वजह से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो यहाँ पर पुलिस ने ना अलग हथकंडा अपनाया। पुलिस ने ना रमानाथ को क्रांतिकारियों के खिलाफ इस्तेमाल करने के बारे में सोचा और रमानाथ को कई प्रलोभन दिए कि बहुत ऐशो आराम मिलेगा, तुम्हें बंगलो मिलेगा, तुम्हें ऐसे नौकर चाकर मिलेंगे, बस तुम इन क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही दे दो। पर जब जलपा को ये बात पता चलती है कि रमानाथ जो है गहनों की पूर्ति के कारण अपने दफ्तर का पैसा चोरी करके भाग गया था, तो इस वजह से ना जलपा को बहुत धक्का सा लगता है और अचानक से उसके अंदर जितने गहनों की जो मोह माया थी ना वो खत्म हो जाती है। रमानाथ को बचाने के लिए जलपा अब कलकत्ते की तरफ रुख करती है और वो कलकत्ता पहुंचकर रमानाथ से मिलती भी है और उसे समझाती भी है कि उसे पुलिस वालों का साथ नहीं देना चाहिए। बट रमानाथ जो था ना वो बहुत ही कमजोर इच्छा शक्ति वाला इंसान था, तो वो फिर बार बार वो पुलिस के झांसे में आ जाता था और उसने जलपा की बात नहीं मानी और फिर भी उसने गवाही देने के लिए वो तैयार हो गया। जलपा रमानाथ को धिक्कारती है क्योंकि रमानाथ की गवाही के कारण ही एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। ऐसा होते ही ना रमानाथ का विवेक जाग जाता है और वह अपने आप को परखता है, अपने आप को समझता है और जलपा की बातों को भी समझता है। जब उसे इस बात का एहसास होता है कि पुलिस वाले गलत हैं और क्रांतिकारियों के साथ गलत हो रहा है, तब वो मैजिस्ट्रेट के सामने वो पुलिस वालों का भांडा फोड़ देता है, पर्दाफाश कर देता है। जो सच बात थी वो उसने बता दिया था। लेकिन अंत में जलपा रमानाथ को अपना लेती है और रमानाथ भी जलपा की बातों को समझता है और अपने आप को सुधारने की राह पर चल पड़ता है और यह कोशिश करता है हमेशा कि वह हमेशा एक सादगी और एकदम ईमानदार जीवन जिएगा जैसे कि उसके पिता जिया करते थे। अंत में मुझे लगता है फाइनली जो मुझे फील हुआ है वो ये है कि सामाजिक और अपने अंदर की जो नैतिकता है, जो हमारे अंदर की जो सोच है, उसके बीच का अंतर्द्वंद है। क्योंकि हम भी जिस समाज में आज भी जहाँ पे रहते हैं वहां पर भी आप देखेंगे कि दिखावे की संस्कृति है, कंपटीशन की भावना बहुत है कि किसी ने ये ले लिया तो मुझे भी ये चाहिए, किसी का लाइफस्टाइल बहुत हाई है तो हमें भी वही लाइफस्टाइल चाहिए, हमें भी वही सब कुछ चाहिए। हम भी कहीं ना कहीं इस चक्र में फंस जाएंगे जिसमें कि होता है ना कर्ज लेना, फिर उससे अपनी इच्छाओं को पूरा करना और फिर अगेन उस कर्ज को भरने के लिए आप दूसरा कर्ज लेते हो, दूसरा अपराध करते हो। तो ये बिल्कुल ही मुझे लगता है कि ये कहानी तो बहुत पुरानी है, लेकिन आज के संदर्भ में भी ना ये बहुत ही ज्यादा सटीक बैठती है क्योंकि आज भी तो हम ऐसे ही समाज में जी रहे हैं ना, जहाँ पे कि बिल्कुल ही ये ऐसा ही समाज है हमारा जिसके बारे में इसमें बताया गया है। फाइनली मैं ये कहूंगी कि ये बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है और आज के टाइम पे बिल्कुल ही सटीक बैठती है। अगर आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको फील ही नहीं होगा कि आप 100 साल पहले की कहानी पढ़ रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो हमारे साथ अभी भी होता है ना, हमारे समाज में अभी भी ये सब चीज चल रहा है। तो लास्ट में मैं यही बोलूंगी कि ये बुक हाईली रिकमेंडेड है गाइस। और बस मैं इसका थोड़ा सा कॉन्स बताऊं तो थोड़ा सा ये उबाऊ लग सकती है आपको और कुछ कुछ हिंदी के शब्द है ना जो आज के डेट में हम यूज नहीं करते। तो मेरी तरफ से ये बुक 5 आउट ऑफ 5 स्टार है और मैं आज इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी बुक के रिव्यू और सजेशंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।